Hello guys, Ishan Mahajan from this side, your GK, GS and current affair faculty. So today guys, I'm share you something in the modern history that are very interesting and important point for the modern history and and very confusing also. So what are the points? Guys, have you seen in the modern history that the first Governor General of Bengal, then last Governor General of Bengal, then first Governor General of India, then last Governor General of India and Viceroy of India? Why these positions are continuously changing from over the time and how the persons has been selected over the posts and what are the monarchs of that times? So we are disclosing the fact how these positions were changing. Let's have a quick look about the very first monarchs of India. That first Governor General of Bengal was Warren Hastings. First Governor General of Bengal was Warren Hastings. Then last Governor General of Bengal and first Governor General of India was Lord William Bentinck. And last Governor General and first Viceroy of India was Lord Canning. And last Viceroy of India was Lord Mountbatten. तो ये वाली जो पोजीशंस है ना, ये चेंज होती कैसे है और हुई कैसे थी? तो गाइज पहले तो था हमारा ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखो क्या होता है कि जब ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो इंडिया के कौन से पार्ट के ऊपर अपना अनेक्शर करना शुरू किया था, दैट वाज बंगाल, बिकॉज बंगाल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर देम for the trade purpose also, and it was on the lie on the Bay of Bengal, which is very close to the sea level. Okay, then in the Regulating Act 1773, Bengal was the wholly and solely territory of British India. Bengal was a wholly and solely territory of British India, but only Bengal was the territory, not rest of India. The rest of India was driven by the princely states. ठीक है, तो जो बंगाल था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ब्रिटिश का पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो बंगाल पे हो चुका था। तो बंगाल के अंदर क्या क्या आता था? आज का मॉडर्न बंगाल, आज का मॉडर्न बांग्लादेश, आज का मॉडर्न बिहार, उड़ीसा, ये सारी की सारी स्टेट जो थी यो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आती थी और ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आती थी। तो बाकी जो स्टेट्स थी जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जो आज की मॉडर्न दिल्ली है, उस टाइम पे कुछ और हुआ करता था, इसका नाम आगरा प्रोविंस हुआ करता था। तो ये वाली जो थी, ये वाली प्रिंसेसली स्टेट्स के थ्रू, प्रिंसेसली जो किंगडम थे वहां के, उनके थ्रू चलाई जाती थी। तो इसलिए जो 1773 के अंदर जब पहले इंडिया के हम मोनार्च का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंडिया के नहीं था, सिर्फ बंगाल था। और उस टाइम पे जो कंपनी इंडिया के ऊपर राज करती थी ब्रिटिश के थ्रू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बंगाल के नाम पे हुआ करता था। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उन्होंने जो ब्रिटिशियन थी अपनी पॉलिसीज को एक्सपेंड किया और किंगडम को और ज्यादा एक्सपेंड करते चले गए। तो ब्रिटिश, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि कौन सा था। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि 1773 में उन्होंने बंगाल के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिश जो है 1833 तक, ऑलमोस्ट 60 to 73 इयर्स, इन्होंने अपनी पॉलिसीज को एक्सपेंड किया और ऑल ओवर द कंट्री के ऊपर उन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया। तो 1833 में एक और रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। 1833 में चार्टर एक्ट 1833 लेके आए, जिसके अंडर सिर्फ कुछ प्रोविंसेस को छोड़ के, फॉर एग्जांपल पंजाब एंड फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे उसको, वो उस एरिया को छोड़ के और राजस्थान के एरिया को छोड़ के और कुछ साउदर्न स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारी की सारी इंडिया के बाकी सारा का सारा इंडिया जो है इनके अंडर आ चुका था। तो 1773 के बाद 1883 तक हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट आफ्टर 1833 हम बोलते हैं ब्रिटिश के जो मोनार्ची हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते हैं?
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब गाइज ये चीज इंपॉर्टेंट याद करने वाली है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है। बेसिक रीजन क्या है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के गवर्नर थे उसी टाइम पे बंगाल के बाद, उसी टाइम पे बंगाल की प्रेसिडेंसी को खत्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1833 में चार्टर एक्ट पास करके ऑल ओवर इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। तो इनकी जो पोजीशन थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गई। उसके बाद जब आया टाइम हमारे पहले विद्रोह का, आया टाइम हमारे पहले विद्रोह का, तो पहले विद्रोह में विद्रोह मतलब आई मीन टू से 1857 का जो रिवोल्ट था, उसमें क्या होता है 1857 के रिवोल्ट में कि जो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके हाथ से जो इंडिया का काम है, जो इसके हाथ से इंडिया की वांगडोर थी वो चली जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, तो जो ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल है वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के अब चला गया कहां पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। अब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस काम का? अब उसकी भी पोजीशन को चेंज होना पड़ेगा। तो 1857 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को चेंज करके क्या कर दिया गया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? ही वाज लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद जब इंडिया का काम काज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया, वहां से लेके 1947 तक, जब तक कंट्री आजाद नहीं हुआ तब तक इंडिया का जो काम काज है वो सारा का सारा वाइसरॉय के हाथ में रहता है। और लास्ट इंडिया के वाइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। सो दिस वाज अ स्टोरी गाइस की ये सारे के सारी जो पोजीशन थी इनका फंडा क्या था, ये चेंज कैसे होते हैं। 1773 से लेके 1833 तक सिर्फ बंगाल के ऊपर राज था, तो इसका इस पोजीशन का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ, 1833 से लेके 1857 तक पोजीशन का नाम रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मैनेजिंग द ऑल द अफेयर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद 1857 के बाद इंडिया की वांगडोर चली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैंड में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वाइस रॉय अब लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट इंडिया के वाइस रॉय थे, और लॉर्ड कैनिंग जो इंडिया के पहले वाइस रॉय थे। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिनट गाइस, इनको रिमूव थोड़ा कर दें, अदरवाइज ये हमें तंग बहुत करेंगे। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट आते हैं। Who was the first governor general of Bengal? Warren Hastings। ये आपको पहले ही बोला कि who was the first governor general of Bengal? He was Warren Hastings। ठीक है, इन्होंने 1774 से लेके 85 तक इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को संभाला है। ठीक है, तो इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो इन्होंने उस टाइम पे करे थे। एबोलिशन ऑफ ड्यूल सिस्टम। ड्यूल सिस्टम में क्या था कि जो बंगाल के प्रिंसेसली राजे थे, जो प्रिंसेसली किंगडम से, उनके जो किंग्स थे उनको एक राइट दिया गया था कि आप जो स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करोगे, उसके लिए आपको वेल पेड सैलरी मिलेगी। एंड जो अलग से काम होते हैं जैसे दीवानी राइट्स, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैटर, जो फाइनेंशियल मैटर है वो सारे के सारे किसके हाथ में रहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो ये एक ड्यूल सिस्टम था, मतलब दोहरी राजनीति चल रही थी। तो पहले तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि दोहरी राजनीति में, एक मिनट गाइस,
बैटरी लो हो गई थी गाइस। ओके गाइस, तो जो हमारे वार्न हास्टिंग थे उनके कुछ नोटेबल वर्क थे जो हम कर रहे थे अभी। ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम उन्होंने चेंज किया, उन्होंने सिंगल गवर्नरशिप रख दी। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्टेड अगेंस्ट हिम। गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वार्न हास्टिंग वाज द ओनली गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगेंस्ट whom an impeachment process has been started in the court। उनके ऊपर चार्जेस थे डिफेंस बजट के अंदर कुछ गड़बड़ी करने के, चाहे वो इस इम्पीचमेंट प्रोसेस से बाद में इक्विट हो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ चार्जेस जो है फ्रेम किए गए थे। ठीक है, तो ओनली वाइसरॉय, ओनली गवर्नर जनरल whom अगेंस्ट whom द इम्पीचमेंट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड इन द हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद एक और उनका नोटेबल वर्क था ट्रांसलेशन ऑफ गीता इन इंग्लिश। ट्रांसलेशन ऑफ गीता इन इंग्लिश, वो इंडियन लोगों की मन के अंदर की जो चीजें हैं, जो उनका कल्चर, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उसको समझना चाहते थे, इसलिए गीता को ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये हुआ था। डिप्राइव जिमीदार ऑफ देयर जुडिशियल पावर। तो इनके पहले क्या होता था कि जो जुडिशियल पावर थी वो सारी जिमीदारों के हाथ में होती थी, जिनके खेतों में लोग जो है पीजेंट जो है टीनेंट्स वो काम करते थे। तो इन्होंने जिम्मेदारी से जुडिशियल पावर्स को छीन के वेल एस्टैब्लिश कोर्ट्स को बनाना शुरू किया, इसलिए उनको हमारे हिस्ट्री के अंदर जुडिशियल पावर्स का फादर भी माना जाता है। ओके गाइस, अब इसके अलावा उनके साथ में एक आपने पर्सन का नोटेबल नाम याद रखना है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक बड़े सारे एग्जाम्स में इनका नाम जो है वो पूछा जा चुका है। देखो जी, सर जॉन मैकफेरसन। सर जॉन मैकफेरसन, बहुत सारी बुक्स में इनका जिक्र होता नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, सर जॉन मैकफेरसन। ये कौन पर्सन है? ही वाज द ओनली एक्टिंग गवर्नर जनरल। गाइस, वार्न हास्टिंग के बाद वार्न लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बार बार संभाला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, लेकिन 85 में उनकी वार्न हास्टिंग के जो कार्यकाल वो खत्म हुआ। उसके बाद 1786 में कॉर्नवालिस ने कामकाज संभाला था ब्रिटिश किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 85 से लेके 86 में ये एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनका नाम याद रखना है, सर जॉन मैकफेरसन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नोटेबल वर्क्स इनके, एबोलिशन ऑफ सती, इंग्लिश मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन एंड ट्रीटी विद रंजीत सागर। गाइज, ये जो विलियम बेंटिक है, इन्होंने इंग्लिश मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, हमारी जो अभी हम लोग हायर एजुकेशन इंग्लिश में स्टडी करते हैं, ये इन्हीं की देन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो एबोलिशन सती और कुछ इनके और भी ज्यादा नोबल वर्क थे। एबोलिशन सती के अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसके अलावा वुमेन्स की पोजीशन को अपग्रेड करना। ठीक है, इन राजा राम मोहन राय ने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी एबोलिशन ऑफ सती के काम में। एंड आगरा प्रोविंस वाज मेड इन द टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड 1833 का चार्टर एक्ट जो था, जिसके अंडर ऑल ओवर द इंडिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला गया था, वो भी इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था, एक्सेप्ट सम प्रिंसेसली स्टेट्स। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इंडिया गोज इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कंट्रोल ऑफ इंडिया गोज इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में जब चला गया, अब उससे फर्क क्या पड़ना था कि जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनाती थी, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए बनाती थी। तो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया होते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन पे आके बैठ गए। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो दोनों एक ही पर्सन है, जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग।
क्या नाम है इनका? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये है इनका नाम, लॉर्ड कैनिंग। देन अब लॉर्ड कैनिंग के कुछ नोटेबल वर्क्स, विड्रॉ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, ये आप सबको वेल नोन पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के थ्रू चलाया गया था। अगर मान लो कि कोई भी राजा उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होता था, कोई भी राजा अगर उसका कोई भी उत्तरादायी नहीं है, तो उसके राज को जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज के अंडर मिला देती थी। रानी झांसी का राज, इसके अलावा कुछ नोटेबल जैसे राजस्थान के कुछ किंगडम्स, उनको इसी पॉलिसी के अंडर ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर मिला लिया गया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, दिल्ली एंड कोलकाता ये इस्टेब्लिश हुई। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई। हाई कोर्ट ऑफ 3 हाई कोर्ट बनाए गए इंडिया में, बॉम्बे, दिल्ली एंड कलकत्ता। यूनिवर्सिटीज भी 3 बनाएगी, बॉम्बे, दिल्ली एंड कलकत्ता। इंडिगो रिवोल्ट वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इंडिगो रिवोल्ट क्या था, ये बिहार के कल्टीवेटर थे जो इंडिगो उगाते थे। अब इंडिगो की डिमांड ज्यादा थी, बट इंडिगो की पेमेंट जो है वो किसानों को मिल नहीं रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि फोर्सफुली इनसे इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाए, तो उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया। ये भी इनका ये एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था जो उनके टाइम पे आया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया के इंडिपेंडेंस में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर साइन किया था। फिर उसके बाद चक्रवर्ती, जिसको हम सी राजा गोपालचारी जिनको हम बोलते हैं, तो क्या नाम है? सी राजा गोपालचारी। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, ब्रिटिश से हमारा पाला छूट गया, लेकिन फिर भी जब तक हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ, हमारे पास जो देश का पारभार संभालने का काम था वो किस पोजीशन का नाम था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में था। लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हुए थे। कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नाम क्या था उनका? सी राजा गोपालचारी। 1948 से लेके 1950 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है परमानेंट। हाँ, ये हमारे अब लॉर्ड वगैरह और उनके जो पोजीशंस है उनके बीच में तो नहीं आता, बट सम इम्पोर्टेंट, नॉट लीस्ट बट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किन्होंने करी थी? ये फर्स्ट और लास्ट के बीच में नहीं आता था, इसलिए हमें अलग से बनाना पड़ा। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुई थी 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सर जॉन शोर्स ने इनको प्लान किया था, सर जॉन शोर। और परमानेंट सेटलमेंट थी क्या, इसको हम जिम्मेदारी प्रथा का नाम भी देते हैं। इनको इनमें इसके अंदर क्या होता था कि लैंडलॉर्ड्स वर द ओरिजिनल लैंड ओनर्स ऑफ द लैंड, एंड द टैक्स हैज टू बी पेड बाय देम टू द ब्रिटिश। बट ये वाली जो प्रथा थी 1793 में हम बात कर रहे हैं, तो 1793 में ऑल ओवर इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा नहीं किया था। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ये सिर्फ कहां कहां पे एक्ट करती थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। ये 4 स्टेट्स में लगती थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। अब सेकंड पे आते हैं जी, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलियंस। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलियंस 1798 में ये लॉर्ड वेल्सले के थ्रू चलाई गई थी। गाइस, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये पहले जो सब्सिडरी अलियंस है, इसको डिजाइंड लॉर्ड डुप्लेक्स ने, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, उन्होंने करा था किसी टाइम पे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। तो लॉर्ड वेल्सले ने इसको फाइनली इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, सब्सिडरी अलियंस को। तो इस सब्सिडरी अलियंस के अंडर क्या था, ये बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट थी ऑल ओवर इंडिया को अपने कब्जे में करने का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसमें होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलियंस करती थी किसी इंडियन एक किंगडम के साथ कि हम एनिमी से आपकी
प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन बदले में हमारी एक रेजिमेंट जो है वो आपके किंगडम के अंदर रहेगी, हमारी गैरिसन उसके अंदर रहेगी, आपको उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें लमसम कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर टेरिटरी, अदरवाइज एनिमी विल अटैक यू एंड वी विल आल्सो असिस्ट देम। तो मजबूरी में आके जो हमारे इंडियन किंगडम थे उनको मानना पड़ता था। तो जिस जिस किंग ने सब्सिडरी अलियांस के अंडर इंडिया के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया, तो उनके जो किंगडम थे वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जाने शुरू हो गए, क्योंकि हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ रेजिमेंट वाज देयर इन द सब्सिडरी अलियांस। ठीक है, तो पंजाब के जो किंग थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के जो किंग थे, उन्होंने इस अलियांस को एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, तो इसी अलियांस के चलते हुए 1833 में चार्टर एक्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन गया था। नेक्स्ट करते हैं बात इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोटवारी सिस्टम। रोटवारी सिस्टम भी गाइस एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको लॉर्ड हास्टिंग ने चलाया था। कि रोटवारी सिस्टम किसने चलाया था? लॉर्ड हास्टिंग ने। थॉमस मुनरो ने इसको डिजाइन किया था। थॉमस मुनरो ने इनको डिजाइन किया था। इसके अंदर क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो जिम्मेदार थे, दे वर द इंटरमीडिएटर्स बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओरिजिनल लैंडलॉर्ड ऑफ द लैंड्स। ठीक है, तो जमींदार क्या करते थे? किसानों से पहले टैक्स इकट्ठा करते थे, फिर ब्रिटिशियंस को देते थे। ये परमानेंट या फिर जिम्मेदारी सिस्टम का एक रेवेन्यू सिस्टम था। लेकिन रोटवारी सिस्टम में जो टैक्स है वो डायरेक्टली इकट्ठा किया जाता था पीजन से। तो हम बोल सकते हैं कि बीच में जो जिम्मेदार थे, मिडल मैन थे, उनको हटा दिया गया। ये रोटवारी सिस्टम जो था, ये 50% टैक्स लगता था ऑन द अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां पे इरिगेशन सिस्टम पॉसिबल नहीं था, और 60% टैक्स लगता था जहां पे इरिगेशन सिस्टम पॉसिबल है। उसके बाद एक और गाइस होता है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो यहाँ पे है नहीं, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम लॉर्ड बेंटिक ने 1833 में चलाया था, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब के ऊपर चलाया गया था, आगरा के ऊपर चलाया गया था, गंगा वैली के ऊपर चलाया गया था। इसमें क्या होता था, एक या दो विलेजेस के लिए एक महल बनाया, एक महलवाड़ी, आई मीन टू से महल एक पोजीशन का नाम होता था, जिसको आज की दौर में हम तहसीलदार बोल सकते हैं। जिसके अंडर एक या दो या उससे ज्यादा गांव होते थे, वो सारे गांवों का टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करता था। नेक्स्ट है क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ केसरी हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। गाइस, ये लॉर्ड लिटन ने 1877 में क्वीन विक्टोरिया को दिया था। इसके साथ क्या होता है कि करेंसी के ऊपर पावर जो है वो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली जाती है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1877, ये ईयर गाइस याद रखना, पहले आ चुका क्वेश्चन। उसके बाद फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंस्टीट्यूशनलाइज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ओके गाइस, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं है, फादर ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया किसको बोला जाता है? फादर ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, ये किनको बोला जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ ड्यूरेंट कमीशन। सेटिंग अप ऑफ ड्यूरेंट कमीशन, तो गाइस आपको पता होगा ड्यूरेंट कमीशन जो है वो किसके लिए होता? इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री को मेजरमेंट करने के लिए, इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन बनाने के लिए, जिसको आज हम ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ड्यूरेंट कमीशन बिठाया गया था। किन्होंने बिठाया था? 1893 में लॉर्ड लैंसडॉन ने। लॉर्ड लैंसडॉन ने। ओके गाइस, नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये तो आपको सबको पता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी? स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी? स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद गाइस रोवालेट एक्ट 1919। रोवालेट एक्ट 1919 ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के थ्रू चलाया गया था। और रोवालेट एक्ट में 1919 में क्या था कि किसी भी पर्सन को सिर्फ शक के बिहाफ के ऊपर
अरेस्ट या डिटेंशन किया जा सकता है, सिर्फ शक के बिहाफ के ऊपर। उनके लिए कोई ट्रायल या कोई भी सबूत शो करना जो है पॉसिबल नहीं था। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो इसी एक्ट के अगेंस्ट हुआ था। उसमें डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को इसी रॉबर्ट एक्ट के चलते डिटेंशन कर लिया गया था। नेक्स्ट है गाइस लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन में क्या डिमांड करी थी? सेपरेट पाकिस्तान। क्या डिमांड करी थी? सेपरेट पाकिस्तान। और ये किन के टाइम पे हुआ था? लॉर्ड लिलिंथ गो। लॉर्ड लिलिंथ गो। और एक चीज याद रखनी है गाइस कि सबसे पहले पाकिस्तान नाम की टर्म किसने डिजाइन की थी, किसने क्वाइंड करी थी? चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नाम की टर्म को क्वाइंट किया था। ओके गाइस, ये है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हिस्ट्री के। तो एक और शॉर्ट वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।